Welcome students, welcome back to Outside Factor. This is New Oxford Modern English class 8 and we are going to study the second chapter, the second part of the second chapter. इससे पहले हमने second chapter का first part पढ़ा था The Silver Lining और The Solitary Reaper. अब जो हम पढ़ने चाह रहे हैं ये second chapter का ही second part है उस बुक के ऊपर नंबरिंग के मुताबिक. ठीक है. The Solitary Reaper एक पोएम है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है. विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही फेमस पोएट गुजरे हैं जो ज़्यादातर नेचर के बारे में पोएम्स अपनी लिखते थे. तो ये भी पोएम कुछ इसी तरह की है. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव सी पोएम है. इसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे एलिमेंट्स उसने जो है वो यूज़ किए हैं. बड़ी अच्छी लैंग्वेज यूज़ की है एक्सप्रेस करने के लिए अपनी फीलिंग्स को. तो द सोलिटरी रीपर, सबसे पहले इसका टाइटल का मतलब समझ लें क्या होता है. सोलिटरी का मतलब होता है तन्हा, अकेली, अलोन. ठीक है. और रीप का मतलब आपको पता है फसल काटने को कहते हैं रीप. तो रीपर का मतलब क्या हो गया, फसल काटने वाला. लेकिन यहाँ पे फसल काटने वाली होगा क्योंकि ये पोएम एक लड़की के बारे में है. एक लड़की के बारे में एक्सप्लेन करती है. और एक्सप्लेन कौन कर रहा है, पोइट खुद कर रहा है. ठीक है. एक्सप्लेन पोइट खुद कर रहा है. अगर इसके मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताऊँ तो इसके कैरेक्टर्स जो हैं कुछ इस तरह से होंगे. दो ही कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर सिर्फ, जिनमें से पहला कैरेक्टर अ गर्ल, एक लड़की है, और दूसरा कैरेक्टर पोइट खुद है, द पोएट. तो पोएट जो है वो खुद पोएम लिख रहा है और वही हमारे लिए नैरेटर बना हुआ है. इसके अंदर नैरेटर का अगर आपको नहीं पता तो किसी भी तहरीर के अंदर जो हमसे मुखातिब होता है उसको नैरेटर कहते हैं. यहाँ पे पोएट खुद नैरेटर है. ठीक है. अगर इसी तरह से आपको याद होगा द सिल्वर लाइनिंग जब हमने पढ़ी थी तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो मुसन्निफ है, जो ऑथर है जिसने लिखी है, वो खुद दरअसल डायरेक्टली हमसे मुखातिब हो रहा है. तो इस तरह डायरेक्ट मुखातिब होने वाले को नैरेटर कहते हैं. तो इस पोइम का नैरेटर भी पोइट खुद है. अब पोइम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि इस पोइम में ये जो लड़की है, इस लड़की ने ये लड़की जो क्या कर रही है, ये दरअसल फसल काट रही है. एक मैदान है, मैं आपको सीन बता देती हूँ. सीन को ज़रा अच्छी तरह से अपने जहन में लेके आए. आसपास पहाड़ है, एक मैदान है, खेत है वहाँ पे. और ये जो लड़की है ये उन खेतों में फसल को काट रही है. अकेली है, इसके अलावा कोई दूसरा शख्स, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट वहाँ पे मौजूद नहीं है. बिल्कुल सन्नाटा है. ये अकेली वहाँ पे अपने काम में मशगूल है और इसके साथ साथ क्या कर रही है, ये सॉन्ग गा रही है. एक सॉन्ग गा रही है. और जैसे ही ये पोइट है वहाँ से गुज़र रहा होता है तो इसके कानों में लड़की की सॉन्ग की आवाज़ जाती है. और ये सॉन्ग की आवाज़ उसको इतनी अट्रैक्टिव फील होती है कि वो मजबूर हो जाता है. ये पोइट जो है वो मजबूर हो जाता है कि वहाँ पे खड़े होके उसके गाने को सुनने लगे. तो वो ऐसे ही करता है, वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है, उसके गाने को सुनने लगता है. लेकिन मज़े की बात यहाँ पे ये है कि ये जो गाना गाती है, जिस लैंग्वेज में गा रही है, पोइट उस लैंग्वेज से नावाकिफ़ है. उसको ये लैंग्वेज नहीं आती, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन उसको बहुत ही अट्रैक्टिव फील हो रहा है. इसी वजह से ये वहाँ पे खड़ा हो जाता है और उस सॉन्ग को सुन रहा है. अब पोएम के अंदर हम पढ़ते हुए इसको देखते हैं कि पोइट ने किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की है. पोइट अपनी फीलिंग्स को उसके बारे में, इस गाने के सॉन्ग के बारे में कैसे एक्सप्रेस करता है. पोइट जो है वो लड़की को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी आवाज़ को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है. और इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट इसने यूज़ किया है वो ये कि उसने दो बर्ड्स को इसके अंदर मेंशन किया है. दो बर्ड्स, वो दो बर्ड्स जो अपने गाने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिनमें से एक नाइटिंगेल यानी बुलबुल और दूसरा कुकू बर्ड यानी कि कोयल. ये दोनों बर्ड्स अपने सुरीली आवाज़ की वजह से बहुत मशहूर हैं. तो अब ये पोइट जो है गर्ल की आवाज़ को उन दोनों बर्ड्स की आवाज़ के साथ कंपेयर करता है. तो कंपेयर करते हुए अब ये क्या फ़ैसला लेता है कि किसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, ये हम पोइम पढ़ के देखते हैं. तो चलिए पोइम को स्टार्ट करते हैं. करूँगी कि अपनी किताब अपने सामने खोलें और साथ साथ ये सारे मीनिंग्स लिखते रहें. वैसे मैंने यहाँ पे भी लिखे हुए, आपको नज़र भी आ रहे होंगे, लेकिन समझने के साथ साथ लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप लोग समझ पाएंगे. बिहोल्ड हर, बिहोल्ड देखना, बिहोल्ड का मतलब देखना, हर उसको, देखो उसको. सिंगल इन द फील्ड, अकेली मैदान के अंदर. सिंगल अकेली या तन्हा, इन द फील्ड मैदान के अंदर. यौन, यौन का लफ्ज़ आपने पहले कभी नहीं सुना होगा. ये दरअसल ये जो इंग्लिश यहाँ पे यूज़ की गई है ये ओल्ड इंग्लिश है. इसके काफ़ी सारी वर्डिंग ऐसी है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन यहाँ पे जो उनका मीनिंग होगा उससे आप ज़रूर फेमिलियर होंगे. ठीक है. तो मीनिंग्स में साथ साथ हर लफ्ज़ का बताती जाऊँगी, नोट करते जाइएगा. यौन का मतलब है दैट, इशारा करते हुए हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो यौन का मतलब होता है दैट, उर्दू में वो.
वो सोलिटरी तन्हा, हाईलैंड, हाईलैंड पहाड़ी इलाके को बोला जाता है, पर तन्हा पहाड़ी इलाके के अंदर। लैस, लैस का वर्ड बहुत ही न्यू है आपके लिए, तो इसको कहते हैं हमारी इंग्लिश में गर्ल और उर्दू में लड़की। तो इस तरह से ये जो पूरी 2 लाइंस है, 2 वर्सेस हैं, इन वर्सेस का क्या मतलब हुआ कि वो पहाड़ी इलाके में अकेली लड़की, तन्हा लड़की है, देखो उसे, वो खेत में अकेली मौजूद है। रीपिंग, काटते हुए, क्या काटते हुए, फसल काटते हुए। एंड सिंगिंग, और गाना गाते हुए। बाय हर सेल्फ, खुद ही, अकेली वो फसल काट रही है और साथ साथ क्या कर रही है, गाना गा रही है। स्टॉप हेयर, अब पोइट या तो खुद से मुखातिब है या आसपास की किसी चीज़ से, किसी ऑब्जेक्ट से मुखातिब है, वो क्या कह रहा है, स्टॉप हेयर, यहाँ रुक जाओ, और जेंटली पास, या खामोशी से गुजर जाओ। ठीक है, अगर तो रुकना है तो रुक जाओ, रुक के उसका सॉन्ग सुनो, या जेंटली पास, या फिर आराम से बिना कोई आवाज़ किए आराम से गुजर जाओ, ताकि वो जो इतना खूबसूरत सॉन्ग आ रही है उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, इतना ज़्यादा उसको अट्रैक्ट कर रहा है कि वो कोई डिस्टर्बेंस भी बर्दाश्त नहीं कर सकता पोइट उस गाने के अंदर। सो अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो अकेली काटती है और बाइंड्स, बांधती है, द ग्रेन, अनाज को, वो अकेली अनाज को काट रही है और साथ साथ बांध भी रही है। एंड सिंग्स अ मेलनकॉली स्ट्रेन, और वो गाती है, सिंग्स गाती है, मेलनकॉली दुख भरा, ठीक है, उदासी, उदासी भरा। स्ट्रेन क्या होता है, गाना होता है, स्ट्रेन का मतलब गाना। वो अकेली जो है वो अनाज को काट भी रही है, अनाज को बांध भी रही है, और इसके साथ साथ दुख भरा गाना भी गा रही है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि इसको तो समझ नहीं आ रही उसकी लैंग्वेज की, किस लैंग्वेज में वो गाना गा रही है, तो इसको कैसे पता चला कि ये मेलनकॉली सॉन्ग है, दुख भरा गाना है, ठीक है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में सैड सॉन्ग बोलते हैं। तो जिस तरह से हम लोग सिर्फ म्यूज़िक सुन के ही ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये सैड सॉन्ग हो सकता है या ये हैप्पी सॉन्ग हो सकता है, उसने भी इसी तरह से उसके तरन्नुम से अंदाज़ा लगाया है, तो उसको यही फील हो रहा है कि जैसे ये कोई सैड सॉन्ग है, कोई मेलनकॉली स्ट्रेन है। ओ लिसन, सुनो, फॉर द वेल, वेल कहते हैं वादी को, वादी प्रोफाउंड, जो फैली हुई है, कि ये जो वादी दूर तक फैली हुई है, ये क्या हो रहा है इसके साथ, इज़ ओवरफ्लोइंग, ये भर रही है, किसके साथ भर रही है, विद द साउंड, आवाज़ के साथ, किसकी आवाज़ के साथ, उस लड़की के सॉन्ग की आवाज़ के साथ, कि सुनो ये जो वादी जो दूर तक फैली हुई है, ये क्या कर रही है, ये भर रही है, ओवरफ्लो कर रही है। ओवरफ्लो का मतलब होता है भर भर के बाहर निकलना, बहुत ज़्यादा भर जाना तो बाहर निकलने लगना। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि वो जो वादी है, जो दूर तक वादी फैली हुई है, अभी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे और कोई मौजूद नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके अलावा कोई साउंड वहाँ पे नहीं है, एक ही साउंड है, वो किसकी साउंड है, उस लड़की की साउंड है, जो ओवरफ्लो कर रही है पूरी वादी में, यानी पूरी वादी में भरी पड़ी है। तो यहाँ पे एक स्टैंजा कंप्लीट हो जाता है। इस स्टैंजा के अंदर हमें बहुत सारी बातें पता चल रही हैं कि एक सिंगल लड़की है, सिंगल है, वो फील्ड के अंदर तन्हा है, वहाँ पे वो पहाड़ी इलाका है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, फसल काट रही है, वो गाना गा रही है, खुद ही गा रही है, और वो जो है वो अकेली वो नाच को काट भी रही है, नाच को बांध भी रही है, और गाना जो गा रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सैड सॉन्ग है, कोई मेलनकॉली स्ट्रेन है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, वहाँ की जो वादी है, जो वहाँ पे फैली हुई है, उस वादी में इसकी अकेले की आवाज़ गूंज रही है। तो ये एक पूरा सीन क्रिएट कर दिया है राइटर ने इस फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। अब सेकंड स्टैंजा की तरफ जाते हुए मैं आपको पहले बता दूं कि वो जो 2 बर्ड्स मैंने शुरू में जिक्र किया था, नाइटिंगल और एक और बर्ड है कुकू बर्ड, इन दोनों का जिक्र अब यहाँ पे इन दोनों इस स्टैंजा के अंदर होता है। कैसे होता है, बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ, ज़रा गौर से सुने। नो नाइटिंगल डिड एवर चैंट, कभी भी किसी बुलबुल ने ऐसा नहीं गाया, चैंट गाना, ठीक है, किसी भी बुलबुल ने कभी ऐसा नहीं गाया। मोर वेलकम, इससे ज़्यादा इस्तकबालिया। नोट्स, नोट्स का मतलब है सॉन्ग्स, छोटे छोटे सॉन्ग्स, नगमे या गाने। टू वेरी बैंड्स, खुले हुए काफ़िलों के लिए। ऑफ ट्रेवलर्स, मुसाफिरों के, ठीक है, किसके काफ़िले, मुसाफिरों के काफ़िले। इन सम शेडी, किसी सायादार। हॉन्ट, दरख्त, ट्रीज़, ठीक है, किसी सायादार दरख्त के नीचे। अमंग, अमंग कहते हैं माबैन, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान में बात की जाए तो उसके लिए हम अमंग का वर्ड यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ बिटवीन। अरेबियन, अरब के। सैंड्स, सहरा, सैंड का मतलब वैसे रेत होता है, यहाँ पे सैंड्स से मुराद होगा सहरा, अरब के सहरा। अब इन 4 लाइनों का मफहूम क्या बनता है, जब पहले ज़मानों में
अरब के लोग लोग जब काफ़िले बना के सफ़र करते थे, तो सफ़र के दौरान उनका जो गुज़र है वो सहराओं से होता था, अरब के सहराओं से उनका गुज़र होता था। और कहीं न कहीं कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे भी उनको मिल जाए कि कोई ऐसा दरख्त है, कोई सायादार दरख्त है, तो ये इस बात को तरजीह देते थे कि वहाँ पे रुक के ये कुछ देर रेस्ट कर लें। तो रेस्ट क ऐसी जगहों पे फिर बुलबुल हुआ करती हैं, ये नाइटिंगेल्स वहाँ पे हुआ करती हैं। ऑब्वियसली इनकी आदत है कि ये सॉन्ग गाती हैं, ये सुरीली आवाज़ रखती हैं, तो ये सॉन्ग गाती हैं। तो इनकी ये जो नेचुरल जो इनकी फ़ितरत है, तो इसी के मुताबिक ये फिर उस वक्त उनको सॉन्ग गा के सुनाती थी बुलबुल। किनको? काफ़िलों को, मुसाफिरों के, ट्रैवलर्स के काफ़िलों को ये सॉन्ग्स गा कर सुनाती हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत लंबा सफ़र करके आए हों ये लोग, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरे हो, थकावट हो, तो एकदम से जब वो रेस्ट करने के लिए बैठें तो बुलबुल का जो सुरीली आवाज़ में जो सॉन्ग है, ये इनके लिए बहुत ही वेलकम किस्म का सॉन्ग होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। ठीक है। अब ये 4 लाइनें जो है उसने लिखी है पोइट ने, इन 4 लाइनों को लिखने का मकसद बुलबुल के गाने को अप्रिशिएट नहीं करना है, बल्कि इनका मकसद है कि बुलबुल के गाने को अप्रिशिएटिव वर्ड्स देने के बाद इसका मवाजना वो कर रहा है उस लड़की के गाने के साथ जो यहाँ पे गा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन में जब बुलबुल थके हुए मुसाफिरों को रिलैक्स करने के लिए जो सुरीला गाना गाती है, उस सुरीले गाने से भी ज़्यादा सुरीली आवाज़ इस लड़की की है। ठीक है। पॉइंट के मुताबिक इतना खूबसूरत ये लड़की गा रही है। आई होप यहाँ तक अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने अच्छे से। अब आगे चलें। अ वॉइस, एक आवाज़, सो थ्रिलिंग, बहुत ही सनसनीखेज़, इंतहाई सनसनीखेज़, मतलब ऐसी कि बॉडी के अंदर एक लहर दौड़ जाए सनसनी की जिसको सुन के। नेवर वॉज हर्ड, कभी भी सुनी नहीं गई थी। इन स्प्रिंग टाइम, बाहर के वक्त में या बाहर के मौसम में। फ्रॉम द कुकू बर्ड, कोयल की तरफ से। ठीक है। कोयल की तरफ से बाहर के वक्त में कभी भी इतनी सुरीली आवाज़, इतनी सनसनीखेज़ आवाज़ नहीं सुनी गई थी, जो कि ब्रेकिंग द साइलेंस, जो खामोशी को तोड़ती है, ऑफ द सीज, समंदरों की, अमंग द फारदेस्ट हेब्राइड्स, अमंग माबैन, दोबारा से आइए लफ्ज़, फारदेस्ट हेब्राइड्स, दूर दराज जो जजीरे हैं, आइलैंड्स हैं, वहाँ पे जो सीज़, जो समंदर मौजूद होते हैं, जो खामोशी से बह रहे होते हैं या खामोशी से खड़े होते हैं, तो उनकी खामोशी को तोड़ने के लिए कुकू बर्ड जो है वो जब सॉन्ग आती है तो उनकी खामोशी टूट जाती है और उसकी आवाज़ इतनी सनसनी खेज़ होती है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो अब ये पोइट यहाँ पे भी उसने 4 लाइनें इसने स्पेंड कर दी हैं कुकू बर्ड के बारे में लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी उसका मकसद सिर्फ कुकू बर्ड की तारीफ़ करना नहीं है, बल्कि कुकू बर्ड की तारीफ़ करने के बाद इस कुकू बर्ड की आवाज़ को कंपेयर करना है इस लड़की की आवाज़ के सॉन्ग के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे भी उसका यही कहना है, उसका इससे मुराद यही है कि जो कुकू बर्ड इतनी सुरीली आवाज़ में गाते हुए समंदरों की खामोशी को तोड़ रहा है, वो भी दरअसल इतना खूबसूरत नहीं गाता होगा जितना खूबसूरत ये लड़की गा रही है। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। तो ये पोइट का कहना है कि लड़की की आवाज़ सबसे अच्छी है। भाई लड़की की आवाज़ दोनों बर्ड्स को भी पीछे छोड़ जाती है। विल नो वन टेल मी वट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। अब इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि पोइट वो लैंग्वेज जानता ही नहीं है जिस लैंग्वेज में वो लड़की गाना गा रही है। ठीक है। ये लाइन है जो हमें ये बता रही है कि क्या मुझे कोई बताएगा कि वो गा क्या रही है। परहैप्स, अब वो अंदाज़े लगाएगा कि शायद इस बारे में गा रही है, शायद उस बारे में गा रही है। ये जो पूरा स्टैंजा है ये इसी चीज़ में गुजरेगा। ठीक है। वो अंदाज़े लगा रहा होगा। परहैप्स, शायद, द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, कि दुख भरे गाने गा रही हो। ठीक है। शायद वो दुख भरे गाने गा रही हो। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स, वो किन चीज़ों के लिए, पुरानी नाखुशगवार और गुजरी हुई चीज़ों के बारे में या गुजरे हुए मामलात के बारे में वो गाना गा रही हो। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या अरसा पहले लड़ी गई जंगों के बारे में गा रही हो। और इज़ इट सम मोर हम्बल ले, या हो सकता है कि कोई मामूली सा मामला हो, कोई मामूली सी चीज़ हो, मामूली सा गाना हो, किसके बारे में, फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो आज कल का जाना माना कोई मसला हो। ठीक है। आज कल के किसी मसले के बारे में वो कोई मामूली सा गाना गा रही हो। सम नेचुरल सोरो, हो सकता है कोई कुदरती दुख हो। लॉस, कोई नुकसान हो। और पेन, या कोई दर्द हो। दैट हैज़ बीन, जो उस जिससे वो गुजरी हो। ठीक है। जिससे वो पहले गुजर चुकी हो। एंड मे बी अगेन, या उसको दोबारा इसमें से गुजरना पड़े।
ठीक है, इतनी सारी बातें उसने बोल दी हैं कि ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, इनमें से कुछ तो होगा जिसके बारे में वो गाना गा रही है। ठीक है, प्लेंटिव नंबर्स है, कोई दुख भरे गाने हैं, कोई अनहैप्पी सॉन्ग है, कोई फार ऑफ थिंग्स के बारे में, गुजरी हुई चीज़ों के बारे में हो सकता है, कोई बैटल के बारे में हो सकता है, या किसी जो आजकल के कोई मामला है उसके बारे में, जो कि जाना पहचाना भी हो सकता है, उसके बारे में गा रही हो सकता है कोई कुदरती सोरो हो सकता है किसी नुकसान के बारे में या किसी पेन के बारे में जो कि उससे जिससे वो पहले गुजर चुकी हो या कभी दोबारा से गुजरना पड़े। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखना कि उसने इतने सारे अंदाजे लगा दिए कि हो सकता है किसी के बारे में भी हो, लेकिन इतना उसको ज़रूर समझ आ रहा है कि वो जो सॉन्ग है वो है कोई मेलनकॉली सॉन्ग, कोई सैड सॉन्ग है। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। वट एवर द थीम, अब मौजू कोई भी हो, वट एवर द थीम, मौजू कोई भी हो, द मेडन सैंग, मेडन का मतलब लड़की ही है यहाँ पे भी, द मेडन सैंग, मेडन ने यानी लड़की ने गाया, एज इफ़ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, इस तरह से गाया जैसे उसके गाने का कोई एंड ही नहीं है, जैसे उसके गाने का कोई अख्ताम ही नहीं है। ठीक है, वो लड़की ऐसे गा रही है जैसे उसका गाना कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आई सॉ हर, मैंने उसको देखा, सिंगिंग, गाते हुए, एट हर वर्क, उसके काम की जगह पर, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, सिकल कहते हैं दरांती को, वो औजार जिसको फसल काटने के लिए यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं दरांती। बेंडिंग, बेंडिंग यानी कि वो जो मुड़ती हुई उसकी शेप इसी तरह से होती है ना, जैसे क्रीसेंट होता है, जैसे सी शेप होती है, तो उस तरह की मुड़ी हुई वो बेंडिंग सिकल होती है। उस दरांती को पकड़े हुए उसने उसको देखा है, उसकी तरफ झुके हुए। आई लिसन्ड, मैंने सुना, मोशनलेस, बिना हरकत किए, एंड स्टिल, और बिल्कुल साकिन होकर, साकिन का मतलब भी यही होता है बिना हरकत किए, मैंने उसको बग़ैर हरकत के बिल्कुल साकिन होकर सुना। एंड, और एज आई माउंटेड अप, और जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ा, द हिल, पहाड़ों के। ठीक है, जैसे जैसे मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ता गया तो क्या होता गया, द म्यूज़िक इन माई हार्ट, कि जो मौसीकी है वो मेरे दिल के अंदर, आई बॉर, मैंने उसको अपने दिल के अंदर समो लिया, अपने दिल पर तारी कर लिया। ठीक है, वो जो म्यूज़िक है, जैसे जैसे मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ता चला जा रहा हूँ वो म्यूज़िक मेरे दिल के अंदर और भी अंदर तक चला जाता जा रहा है, तारी होता जा रहा है। लॉन्ग आफ्टर, बहुत देर के बाद, इट वॉज़ हर्ड नो मोर, तो बहुत देर के बाद इसकी मज़ीद मुझे आवाज़ नहीं आई, कि मैं पहाड़ की उस तरफ इतनी ऊपर चला गया कि इसकी आवाज़ तो मुझे नहीं सुनाई दे रही थी अब, लेकिन ये जो सॉन्ग है ये हमेशा के लिए मेरे दिल के ऊपर समो गया है, मेरे दिल के अंदर समो गया और मेरे दिल के ऊपर तारी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गई है। तो अगर कोई भी मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू पर्सनली। वीडियो बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम अगली वीडियोस में भी कवर करेंगे, उनको सबको कवर करेंगे वन बाय वन, तो टेंशन नहीं लेनी है, आप इसको अच्छी तरह से समझें। और बाकी चीज़ों की समझ सिर्फ उसी वक्त आ सकती है अगर आप इस पोएम को अच्छी तरह से, पहले इसके टेक्स्ट को अच्छी तरह से समझेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे और इसके इन डेप्थ मीनिंग्स को समझेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेकिन अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।